नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आज चर्चा करेंगे छात्रों की गूंज। जी हां, इस पर हो रही अनुगूंज पर। उत्तराखंड की राजनीति में 17 जुलाई का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जुलाई को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। नीट, यूजी, सीबीएसई परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम सवालों पर छात्रों की राय सुनेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज बता रही है तो वही भाजपा इसे राजनीति का मंच करार दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का दावा है कि प्रदेश भर से हजारों छात्रों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस कार्यक्रम को एक राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए कह दिया कि इसकी सिर्फ पहले से तय होती है। अब सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का छात्रों से ये संवाद कांग्रेस को युवाओं के बीच नई ऊर्जा देगा? क्या नीट, यूजी और शिक्षा जैसे मुद्दे उत्तराखंड की सियासत का नया केंद्र बनने जा रहे हैं, या फिर भाजपा के आरोपों के बीच कार्यक्रम सिर्फ चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगा? आज तमाम सवालों पर जवाब देंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देहरादून का परेड ग्राउंड 17 जुलाई को राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। इस दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां छात्रों के साथ संवाद करेंगे। गूंज कार्यक्रम के जरिए नीट, यूजी और सीबीएसई परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर छात्रों की समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का यही सही समय है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में तैयारियां तेज हैं और कांग्रेस संगठन लगातार बैठकों के जरिए रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। हमें ये सूचना मिली है कि बहुत जगहों से, सभी जिलों से बड़ी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक तक यहाँ पर इस दर्द को लेकर पहुँचने वाले हैं। जिस दर्द को उकेरने का काम और जिस दर्द पर मरहम लगाने का काम, जिस दर्द को हमेशा के लिए क्योर करने का काम, इलाज करने का, उस बात की इलाज करने का काम राहुल गांधी जी ने जो उठाया है, उनको समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक अभियान बता रही है। भाजपा का कहना है कि छात्रों के नाम पर कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का आरोप है कि यदि कांग्रेस वास्तव में युवाओं के हितों को लेकर गंभीर होती तो सत्ता में रहते हुए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करती। भाजपा का दावा है कि यह कार्यक्रम छात्रों से ज्यादा राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बन गया है। जनसंपर्क, जनसंवाद आदमी कहीं पर भी कर सकता है और मैं तो इस बात को कह सकता हूँ कि ये कोई युवा संवाद पूरी तरह एक राजनीतिक ड्रामा है जिसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है। क्या प्रश्न होने, क्या उत्तर होने पहले से तय है। इसलिए कांग्रेस का ये राजनीतिक ड्रामा उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है। किसी प्रकार कोई प्रभाव उनके आगमन से पड़ने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का देहरादून दौरा छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाएगा, या फिर यह उत्तराखंड की राजनीति में नए सियासी समीकरणों की शुरुआत साबित होगा। कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज बता रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक रणनीति करार दे रही है। ऐसे में 17 जुलाई का यह कार्यक्रम केवल छात्र संवाद नहीं, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक अहम पड़ाव भी बन सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस संवाद का असर छात्रों पर ज्यादा दिखाई देता है या फिर सियासत पर। छात्रों की गूंज, जाहिर तौर पर यह मुद्दा इस वक्त प्रबल है हिंदुस्तान में और तमाम सब तरह के सवाल जो है इस पर उठ रहे हैं। इन सब के बीच में राहुल गांधी के इस महत्वपूर्ण दौरे को किस तरह से देखा जाए जो उत्तराखंड में होने जा रहा है, क्या उद्देश्य समझने की कोशिश करेंगे। कुंवर जपेंद्र सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ, नितिन जैन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है, संजय झा वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले नितिन जैन जी आपसे शुरुआत करते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है उत्तराखंड में 17 जुलाई को। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो सबसे प्रचंड मुद्दे हैं इस वक्त, जिसको लेकर हम दिल्ली में भी देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है,
कोटा में भी आपने एक ऐसा ही एक आयोजन वहां पे किया था और अब देहरादून में आप करने जा रहे हैं। किस तरह से देखना चाहिए, क्या उद्देश्य है और क्या बताने की कोशिश हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, किनकी गलती है, किसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कैसे सुधार हो सकता है? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया। राहुल गांधी जी हमेशा से युवाओं से लगातार संवाद करते थे, आज से नहीं शुरू से संवाद करते थे। वो एक एजुकेटेड पर्सन थे और कोटा की रैली में उन्होंने मन से साफ साफ ये बात बोली थी कि आज किसी कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं करेंगे, आज युवाओं के भविष्य की बात करेंगे, युवाओं के प्रोसेस की बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे। और इसीलिए उन्होंने बोला था कि 14 साल से जो युवाओं के साथ हो रहा है ये एक सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, ये एक रिजेक्शन प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी को तो हर चीज में राजनीति करने की आदत है, क्योंकि इनको ये नहीं पता है कि वो 14 साल में इनके मुखिया ने जितना भी परीक्षा पे चर्चा की है उसका नतीजा आज ये देश का युवा झेल रहा है। और वो किस कंडीशन में झेल रहा है कि जो भी पेपर लीक होता है उसके सीधे सीधे तार जो है शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए होते हैं। अभी हाल में जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें भी वहीं की एक लेडी का हाथ सामने आया है। तो ये लोग हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। राहुल गांधी जी युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, युवाओं के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। जो सिलेक्शन और रिजेक्शन का प्रोसेस मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ है और जिस तरह सरकारी स्कूलों के साथ साथ अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी बंद होने लगे, उसी से साफ साफ पता लगता है कि किस तरह युवा इस देश का आगे बढ़ेगा। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति बिल्कुल क्लियर है। और कल का जो फंक्शन है, जिस तरह ये लोग उसमें बाधाएं डाल रहे हैं, अड़चने डाल रहे हैं, पैसे जमा होने के बावजूद भी इन्होंने परेड ग्राउंड को रिजेक्ट कराया। और आज बन्नू स्कूल में जो कल उनकी रैली है तो 2 लाख लोगों का, बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको देखने के बाद धामी सरकार की चूल्हे हिल गई। इनको ये डर है कि अगर वो 2 लाख में से 50,000 स्टूडेंट भी अगर देहरादून में आ गए, उनके अभिभावक भी सामने आ गए, उनके साथ आ गए, तो ये सरकार क्या जवाब देगी। इसलिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह राहुल गांधी जी देहरादून ना आ सके। ये सरकार बुखलाई भी है, घबराई हुई है। नितिन जैन जी, बीजेपी ये कह रही है अगर इतना ही था तो जहां आपकी जिन राज्यों में सरकार है आप वहां व्यापक सुधार करके दिखाइए, या फिर आपकी जब केंद्र में सरकार रही थी तब आपने क्या किया, पॉलिसी फ्रेमवर्क में आपने कौन से आमूलचूल बदलाव किए जिससे आज ऐसी स्थिति बनी? जी नहीं, ऐसी स्थिति का तो जिम्मेदार ये लोग हैं। 65 साल से जो हमने स्ट्रक्चर डेवलप किया है, ये जो IMM है, IIT है, मेडिकल कॉलेजेस है, ये सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने तो जहाँ जो जो फाउंडेशन थी उनको थोड़ा बहुत बढ़ाने का काम किया है, लेकिन अब तो इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज तक बंद करने का काम शुरू कर दिया, सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सारा प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। आज एजुकेशन, आपके भी बच्चे होंगे, आज एजुकेशन कितनी महंगी है। आप देखिए कि कितने बच्चे अपने घर बार को गिरवी रख के एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितनी कॉस्टली होगी, मेडिकल की, प्राइवेट की पढ़ाई जो है 1 करोड़ में हो रही है। तो ये सब सिस्टम इन्होंने आने के बाद शुरू किया। कांग्रेस की सरकार में तो प्राइवेट कॉलेजेस होते ही बहुत कम थे और इसलिए राजीव गांधी जी ने नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो बच्चे माइनॉरिटी से नितिन जैन जी, यहाँ पर संस्थानों की संख्या की नहीं बल्कि उनकी व्यापकता की, पारदर्शिता की और अकाउंटेबिलिटी की है, तो वो कैसे सिद्ध हो? क्योंकि यहाँ से बात एक नहीं है कि सरकार ने क्या पॉलिसीज बनाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, जो ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं नीचे वो ठीक ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्या उन परिवार वालों को या उन बच्चों को भी अछूता छोड़ा जा सकता है जो पेपर लीक होने के बाद लाखों रुपए देकर उन पेपरों को खरीदते हैं? वही कह रहा हूँ अभिषेक जी, आज की तारीख में आप ये देखिए कि जो भी चीज मॉनिटरिंग हो रही हो तो सेंट्रल से हो रही है, स्टेट के हाथ में कुछ नहीं है। चाहे किसी भी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी हो तो उसको कुछ करने नहीं दिया जाता है। सारा जो सेंट्रल का मिनिस्ट्री है वो सब हैंडल करती है। जब आप पेपर ही आउट कर देते हैं तो उसके बाद वो लोग जो पूरे साल मेहनत करते हैं उन लोगों का रिजल्ट क्या रहेगा। और जितने कोचिंग संस्थान है, कभी पहले कोचिंग होती नहीं थी, पहले हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हुए हैं, आपके फादर भी पढ़े होंगे, कभी कोचिंग से कोई लोग पास नहीं होते थे। आज तो अगर आप बिना कोचिंग के पास हो ही नहीं सकते। ये कोचिंग सिस्टम जो है ये स्कूलों के सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए 14 साल का पिछला आप रिपोर्ट देखिए, पिछले 12 साल में इतना प्रमोट किया गया है। ये जो मेन एक कोचिंग सिस्टम, इनके जो मेन प्रोमिनेंट फिगर है जो बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए बीजेपी के, उनका एक बहुत बड़ा संस्थान कोटा में है जो ये सब चीजें हैंडल करता है। मैं मंच से उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी एजुकेशन सिस्टम में आज की तारीख में क्राइसिस है उस सब का मेन मुद्दा कोचिंग है। और जितने भी कोचिंग संचालन है वो अपना वैल्यू डेवलप करने के लिए ये सब पेपर लीक करने में शामिल होते हैं, जिससे वे अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे से उसमें करा सके। तो इस तंत्र के लिए अगर इस सिस्टम को सुधारना है तो ये संवाद उसी का रिजल्ट है। वहां पे यही डिस्कशन होता है
कि बच्चे खुद बताते हैं कि हम इस शिक्षा तंत्र के खिलाफ है, हमारा भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, ठीक। और आप उसे राजनीति का रूप दे रहे हो। ठीक है, दोनों जपेन सिंह जी बावजूद से ये इसी सीट पे बैठे जवाब हुए लेते हैं। जपेन जी, कह देना कि युवाओं के मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए राहुल गांधी जो है उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्तव्य को फिर इस तरह से भी देखा जाए कि आप ये मानते हैं कि ये आज की देश के युवाओं से बल्कि इस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सबसे प्रासंगिक मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए और तमाम राजनेताओं को, तमाम राजनीतिक दलों को भी बात करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस युवाओं की बात का दावा कर, आज से पहले तो कभी इन्हें युवा याद नहीं आए। और जिस कांग्रेस ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे युवाओं को और सैकड़ों क्रांतिकारियों को जो 18 से 25 साल की उम्र के बीच के थे, यहाँ तो उन्हें अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार करवाया या उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने में अपना पूरा सहयोग दिया। चंद्रशेखर आजाद जी इसकी मिसाल है। तो वो कांग्रेस युवाओं के हितैषी होने का अगर आज ढोंग कर रही है और अपने युवराज को लाके युवाओं का हितैषी होने की बात कर रही है, तो ये तो केवल और केवल समय व्यर्थ करने वाली बात है। जो राहुल गांधी जी देश से बाहर जाके देश की सेना को लेकर, देश के सैनिक को लेकर, देश के रक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और प्रदेश और देश में कहीं पे भी वो हो तो उनके अंदर ना तो अपने सनातन के लिए कोई भाव है, उन्हें लगता है चुनाव की दृष्टि से वो जनेऊ पहनते हुए नजर आते हैं। ठीक है जपेन सिंह जी, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, ना वो कुछ कर पाई और ना शायद कुछ कर पाएगी जैसा कि आप कह रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? सीयूटी का पेपर लीक हो जाता है, कांस्टेबल का पेपर लीक हो जाता है, सीबीएसई का पेपर लीक हो जाता है, टीईटी का पेपर लीक हो जाता है। सीबीएसई का तो आज तक आधे लोगों के पेपर ही नहीं आए, लाखों बच्चे सड़कों पे हैं। जी अब सुनिए, ये 2014 से पहले शिक्षा माफिया और नकल माफिया सरकार के संरक्षण में काम करता था, और वो पूरी तरह से कांग्रेस समर्थित एक ऐसा नेक्सस था जिसके ऊपर ना कभी कोई कार्रवाई हुई, कभी 2014 से पहले कहीं कुछ लोग पकड़े गए हो, तो कहीं भेद तक नहीं खुलते थे। एनटीए तो आप ही लेके आए ना, भेद तक नहीं खुलता था। और अब जपेन जी, एनटीए तो आप ही लेके आए इस विश्वास के साथ, और आपने कहा कि एनटीए के अंतर्गत आने के बाद जितने भी एग्जाम देश भर में होंगे उसमें इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। एआईपीएमटी का नाम बदल के नीट कर दिया, स्थिति वही है, उससे भी खराब स्थिति। अब तो पहले तो सेंटर से पेपर लीक होते थे, अब तो पेपर छपने से पहले लीक हो रहे हैं। 2 मिनट लेंगे। अब 2014 के बाद से देश के अंदर शिक्षा माफिया और नकल माफिया की कमर तोड़ने की दृष्टि से आप देखो अनेकों राज्यों में कार्रवाइयां हुई हैं। वो नेक्सस बना हुआ है, उसमें वो कर्मचारी, वो जो लोग और जो समर्थित लोग हैं इनके, वो सब उस नेक्सस का हिस्सा है। लेकिन 2014 के बाद से वो चीजें निकलकर बाहर आई, वो एक्सपोज हुई, जनता के सामने आई, वो सब लोग पकड़े जा रहे हैं, सब लोग जेल जा रहे हैं, और इसी वजह से नई शिक्षा नीति लागू करनी पड़ी। नई शिक्षा नीति को फूल प्रूफ बनाकर इस शिक्षा माफिया और नकल माफिया पर नकेल कसने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने बहुत से सार्थक नई शिक्षा कदम उठाए नीति हैं। का मतलब तब है जब ईमानदारी से बच्चों के एग्जाम और उनके एंट्रेंस एग्जाम के बाद उनको संस्थान में एडमिशन मिले, उससे पहले कोई जी। शिक्षण संस्थानों की अगर आप बात करें तो 2014 के बाद से शिक्षण संस्थानों को लेकर, उसकी दाखिले की प्रक्रिया को लेकर कितना सहज किया गया है और कितना सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से योजनाएं बनी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाया गया है। अनेकों शिक्षण संस्थान, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, आईआईटी हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, आप कौन से शिक्षण संस्थान की बात करते हैं? आप उनकी गिनती 2014 से पहले देख लीजिए, बाद में देख लीजिए, आईआईएम देख लीजिए, आपको किसकी बात करते हैं? तो कहीं ना कहीं संजय जी बहुत इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो ये उन्हीं शब्दों को फिर से दोहराना चाहूंगा। ठीक है जबिन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। नितिन जी, आपको भी समय दूंगा। जो उन्होंने वर्ड किया मैं वही दोहराना चाहूंगा। दिस करंट एजुकेशन सिस्टम इज नॉट द सिस्टम ऑफ सिलेक्शन, इट इज एक्चुअली द सिस्टम ऑफ रिजेक्शन। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जो उपयुक्त हैं, जो काबिल हैं, उनका चुनाव नहीं हो रहा, बस छटनी हो रही है, बस एक छटनी की व्यवस्था चल रही है। अभिषेक जी, जो यहाँ बात हो रही है
भर्ती घोटालों की और जो अनियमितताएं हुई की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब जो है सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। ये मैं इसलिए कहूँगा कि मैं खुद भी 2 छात्रों का पिता हूँ और मैंने इन चीजों को देखा है, बहुत निकट से महसूस किया। बात रही भर्ती घोटालों पर आरोप प्रत्यारोप की, तो भाजपा सरकार का दावा है कि हमने नकल विरोधी कानून ला करके हमने नकल माफियाओं की कमर तोड़ी है। अब इसका एक छोटा सा जो है मैं आपको बताना चाहूंगा ना, इसकी विसंगतियों को जरा समझिए। जो 2023 में नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लाया गया, जिसका बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ, उसकी विसंगति देखिए कि 2022 तक के जो भर्ती घोटाले थे उनके आरोपियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। सारे घोटाले 2022 से पहले के हैं। यूके ट्रिपल एसएससी के बाद जो भर्ती घोटाले सामने आए, कई घोटाले 60 घोटाले एक साथ सामने आए, उन सभी घोटालों को इस कानूनी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। तो इसकी दूसरी सबसे बड़ी विसंगति जो है वो देखिए, वो ये है कि व्हिसिल ब्लोअर, यानी अगर आपने सरकार को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी कि फलानी जगह धांधली हुई है, भर्ती परीक्षाओं में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपने जो ये सूचना पुलिस को दी है वो सही है और आपका इंटेंशन सरकार को परेशान करना नहीं था, पुलिस को परेशान करना नहीं था। अब सपोज करिए कोई सूचना दाता हो सकता है, उसके पास गलत सूचना हो, तो कंफर्मेशन के लिए या शिकायत तो पुलिस ही करेगा ना वो, लेकिन उसको साबित करना पड़ेगा, उसको कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। तो आप बताइए कि जितनी भर्ती घोटाले जितने भी उसके सारे आरोप कानून से नकल विरोधी कानून से बाहर रखा गया। उसके बाद व्हिसिल ब्लोअर को साबित करना पड़ेगा, उनकी मंशा क्लियर थी, तो कैसे चलेगा। और इसकी भी संगति ये हुई कि जिस हाकिम सिंह को गिरफ्तार किया गया था 2022 में, वो गिरफ्तार होने के बाद जेल गया, जेल से जमानत पर छूट के आया, उसके बाद फिर वो नकल विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गया और 3 बार वो पकड़ा गया, अरेस्ट हुआ है। तो सरकार की नीति तो है, सरकार ने नीति तो बनाई उत्तराखंड की, लेकिन इसकी नियति में तो हमें नजर आ रहा है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस भी भर्ती घोटालों के पाप से अपने आप को बचा नहीं पाएगी। कांग्रेस की सरकार में, खास करके एनडी तिवारी के कार्यकाल में और हरीश रावत जी के कार्यकाल में बहुत सारी धांधलियां हुई और उसमें कुछ की जांच भी चल रही है, कुछ जांचों को दबा दिया गया है। तो ये एक सामाजिक समस्या है जिसका सभी दलों को मिलकर एक निदान ढूंढना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई कुछ फायदा होने वाला पर एक चीज जो मैं संजय जी समझना चाह रहा हूँ, जब ऐसी चीजें होती हैं तो बस ये किया जाता है कि एजेंसी जो भी है प्राइवेट उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं और या फिर कोई दूसरा कोई अधिकारी है उसका ट्रांसफर कर देते हैं, तो इससे अकाउंटेबिलिटी क्या तय हुई? वो वहां जाके धांधली करेगा। यही तो दिक्कत है कि जिस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, दोबारा वही एजेंसी नाम बदल करके सामने आ जाती है, तो उसको फिर से दे दिया जाता है ठेका। एक राज्य से ब्लैकलिस्ट होता है, दूसरे राज्य में दूसरे नाम से अपनी कंपनी बना के सेम वही कर्मचारी वही काम करने लगते हैं। और ये सब कुछ तो ऊपर से ही तय हो रहा है, किस एजेंसी को आपको देना है नहीं देना है। और सबसे बड़ी एजेंसी जो है एनटीए है, तो देखिए एनजीओ है, वो एनजीओ परीक्षा कहाँ से आयोजित कर लेगा। तो सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं तो है फर्क तो। निश्चित रूप से। ठीक है, मैं जबेन जी आपके पास आऊंगा। नितिन जैन जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था अभिषेक जी कि हमारे कुंवर भाई साहब ने ये बात कही है कि हमारे संगठन में कभी नकल माफिया और पेपर लीक माफिया जो हमारे संगठन में काम करते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको कितनी सख्ती से उनके उस टाइम में उनके साथ निपटा जाता था। आज तो नकल कराने वाले भी यही है और पेपर लीक कराने वाले भी यही है। जितने भी पेपर लीक होते हैं, चाहे वो सीटीज के हैं, चाहे सीबीएसई के हैं, चाहे नीट के हैं, उन सब में इन्हीं लोगों का हाथ है और हर आदमी मंत्रालय से ग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा। और रही बात दूसरी की, जो भाई साहब ने हमारे जहाँ साहब ने बताया, तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा कानून जिसमें 2022 तक के दोषियों को मुक्त रखा जाए, तो ये अपने आप में एक षड्यंत्र, एक अपने आप में जो सरकार की मंशा है उसको तब जाहिर करता है ये लोग अपने आप को कितना। पर अगर मैं गलत ना हूं तो इसके कानूनी पक्ष भी है कि कानून बनने से पहले की जो सजा के प्रावधान थे वो उस सजा के समय के हिसाब से लागू होते हैं,
नया कानून बनता है तो उस पर पुराने सजा के ऊपर वो पुराने जुर्म के ऊपर वो लागू नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, विषय में बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो ये बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि राहुल जी इसमें राजनीति कर रहे हैं, तो नहीं, राहुल गांधी जी ने तो कहीं किसी चीज पे किसी मंच पे जब तक छात्रों की गूंज का जो प्रोग्राम है और जो छात्रों से संवाद किया, ये एक स्टेटमेंट बता दे कि जहाँ पे राजनीतिक स्टेटमेंट आया, केवल इनके पेट में इतना दर्द है कि 2-2 लाख 4-4 लाख लोग जो युवा हैं वो अपनी पीड़ा को लेकर राहुल गांधी जी को अपना आइडियल मान रहे हैं और उनसे जुड़ रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी इन लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं किया, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिससे लोग इतनी तादाद में इनसे जुड़े, केवल इन्होंने ईवीएम के माध्यम से लोगों को फर्जी तरीके से। ठीक है, समय थोड़ा सीमित है, हम इसी मुद्दे पे रहना चाहेंगे। जतिन सिंह जी, बात सीधी सीधी ये है कि आपकी सरकार है राज्य में भी और केंद्र में भी, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा असुरक्षित कर रहा है मौजूदा रेजिम को, और आप भले ही सामने वाले पार्टी पे या उनके पार्टी के राजनेता पे आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, पर ये आपको भी किसी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं डालता। सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आज क्यों युवा जो है छिटक रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर उनमें क्यों आक्रोश है? ऐसा नहीं। कांग्रेस के जमाने में तो SSC भर्ती घोटाले को लेकर हरीश रावत जी के जमाने में CBI जांच तक हुई। उससे पहले नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने में दरोगा भर्ती घोटाले को लेकर इतना कोहराम मचा। और अब जो ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे युवा इकट्ठे हो रहे हैं, 2 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो उसमें उत्तराखंड के युवा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत, लोनी और अपना देवबंद, वहां से अगर भीड़ युवाओं की इकट्ठी करेंगे, उनके रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे और एक तुष्टीकरण की राजनीति का एक नया चेहरा पेश करेंगे। देहरादून जी, वहां भी तो आप ही की सरकार है। देहरादून के अंदर 10 ग्राउंड हैं और इन्होंने उन 10 ग्राउंडों में बारी बारी से हमारे भी कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, और इन्होंने पूरी रात कानून व्यवस्था को धत्ता बनाते हुए शहर का माहौल खराब करा, शहर वासियों की नींद खराब करी, पूरे मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी करी, पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी करी, क्योंकि ये मुद्दा विहीन कांग्रेस है, इसके पास मुद्दा है नहीं। अराजकता और तुष्टीकरण इनकी रीति नीति है, उसी के लिए ये जाने जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय अब इजाजत ही देता, जाहिर तौर पर देखना होगा कि ये जो मुद्दा है वो कितना छूता है, और जो बात कही जा रही है कि इस मामले में कितनी राजनीति और कितनी सच्चाई, ये तो खैर 17 तारीख को स्पष्ट हो ही जाएगा कि किस तरह का जन समर्थन वहां मिलता है और युवा अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, और जो बात शायद राहुल गांधी वहां कहने आ रहे हैं उसको किस तरह से युवा देखते हैं और आम जनता से किस तरह से देखती है, तो वही दिन बताएगा। पर फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।